एक बड़े दल के लोग MIM के विधायकों को खरीद फरोख्त किया। यदि वो 4 विधायक को नहीं तोड़ते तो उनकी सरकार बनती नहीं। तो नहीं, राष्ट्रवाद की बात तो उन्होंने शुरू से की है, लेकिन देखने वालों के चश्मे में फ़र्क होगी। देखिए, इंसाफ की बात करने वालों को ही तिरछी नज़र से देखा जाता है। प्रशांत किशोर ने हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा दिया था। इस इलाके में, इस सीमांचल के इलाके में कभी बीजेपी को पनपने दिया है क्या? यहाँ के आवाम नहीं बोलेगा ना भाई। उनको चिंता है अपनी जमीन ना खिसक जाए मेरी। आधा भाजपा का काम तो बिहार में नीतीश कुमार कर दिए थे। अब जहां बचा खुचा था उस जगह में पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर ने ठेका ले चुका है बीजेपी से। हम आज भी तो उठा रहे हैं वक्फ का मामला। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले बहादुरगंज में जो हमारा एक जनता के साथ बड़ी संवाद रहा, वो किस पे रहा? वो वक्फ पे ना रहा कि एक मंदिर में जब आप मुसलमान को नहीं रख सकते हैं तो मस्जिद के मामले में आप हिंदू को कैसे रखेंगे? मैं समझ पा रहा हूँ प्रशांत किशोर जी, आपको उतनी ही नैतिकता आपकी है, तो आप अगर बीजेपी को कमज़ोर करना चाहते हैं तो श्याम को लेके, किशोर को लेके, अमित को लेके कमज़ोर कीजिए ना। बीजेपी को फिर अब्दुल को लेके, वारिस को लेके, है ना, अरहम को लेके क्यों कमज़ोर कर रहे हैं? कि एक मंदिर में जब आप मुसलमान को नहीं रख सकते हैं तो मस्जिद के मामले में आप हिंदू को कैसे रखेंगे? कि आज जो ये मतलब हमला किया गया, अटैक किया गया पाकिस्तान पर, अब इसके नाम पर भी वोट मांगेंगे? कोशिश तो करेंगे ना। भाजपा कहीं ना कहीं हमेशा हर एक चीज़ का तुष्टिकरण करने में आगे है। प्रशांत किशोर से लेके जितने भी नीचे के कार्यकर्ता था उन लोगों का किसी के जुबान पे भाजपा का नाम नहीं रहा। ठाकुरगंज में ही नहीं, इनका असर पूरे बिहार में नहीं पड़ने वाला। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप KDV लाइव देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जी 2 दिन पहले किशनगंज की पवाखली की धरती पर आए और उन्होंने सीधे असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट किया। हालांकि यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ हैं बिहार में जो कि कार्य कर रही है, लेकिन उनका फोकस AIMIM पर था, असदुद्दीन ओवैसी पर था। जाहिर सी बात है, जिसका जो जहाँ जलती होगी, जिसका जहाँ मजबूत स्थिति होगी, उसी को टारगेट किया जाएगा। इसलिए शायद असदुद्दीन ओवैसी पर प्रशांत किशोर जी ने टारगेट किया। अभी आज फिर से मैं उसी धरती पर आया हूँ, पवाखली में ही आया हूँ, और मेरे साथ मौजूद हैं AIMIM जिला सचिव राहिल अख्तर साहब, जिन्होंने जो AIMIM से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं और जुझारू एक नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इनसे हम इस बारे में और भी कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। शुक्रिया आपका और आपके देखने वाले व्यूवर्स का भी। राजनीति पर बात करेंगे, लेकिन आज एक बहुत बड़ा मतलब कल एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए जीत कहा जाए, क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक किया। क्योंकि पहलगाम में जिस तरह से 26 लोगों को मारा था पाकिस्तानी दहशतगर्दों द्वारा, उसका रिएक्शन हिंदुस्तान ने किया और ये काफ़ी बेहतरीन परिणाम रहा कि वहाँ पर भी कई लोगों की मौत हुई है, 80-90 लोगों की, खास करके दहशतगर्दों की। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हाँ, बहुत खुशी की बात है। इस तरह का एक्शन पहले ही हो जाना था, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा देर से ही सही, लेकिन करारा जवाब पाकिस्तान को दिया गया है हमारे देश के सैनिकों द्वारा, हमारे देश के कर्नल द्वारा, विंग कमांडर द्वारा। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं सलाम करता हूं देश के सैनिकों को कि आगे ये नसीहत आगे काम आएगी हम लोगों का। और दूसरी बात क्या है कि ये है कि कहीं ना कहीं एक मुँह तोड़ जवाब मिला पाकिस्तान को, और इस वक्त ये हालात हो जाए कि और दूसरा पहलगाम करने की वो लोग कोशिश ना करें। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो जो कर्नल है, जो मेन लीड इसको कर रहे थे, वो कर्नल सोफिया कुरैशी, वो भी इस मुहिम में हिस्सा थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में जानकारी दी, पूरे देशवासियों को संबोधित किया कि कैसे इस चीज़ को अंजाम दिया गया। जैसे कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि मुस्लिम है और उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, जहाँ देश हित की बात आए तो वहाँ पे कोई ये नहीं है। हम सरहद से लेके सीमा तक हम जान देने के लिए तैयार हैं। हम पर निशाना ही अक्सर ज़्यादातर साधा किया है और हम पर सवाल ही खड़ा कर रहा है, लेकिन आज अगर देश सीमा पर बात आए तो हम लोग वहाँ भी खड़े हैं और मुँह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तान पर खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ मुखर होकर के जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बात किया हो पहलगाम अटैक के बाद, शायद ही कोई विपक्ष के नेता किया हो। जब सारे सर्वदलीय बैठक रहा वहाँ पे भी अगर बात रखी हो एक बिल्कुल इस तरीके से कि पाकिस्तान को जवाब मिले और जवाब देना चाहिए। कल उन्होंने कश्मीर का भी दौरा किया है, कल कश्मीर गए हमारे राष्ट्रीय नेता, और कल आप देखे होंगे कि बहुत सारे मीडिया के सामने आके उन्होंने ये भी कहा है कि इस वक्त एक जवाब देनी चाहिए और करारा जवाब देनी चाहिए पाकिस्तान को। शुक्रिया भारत सरकार का और हमारे देश के सैनिकों का कि जो एक
एक करारा जवाब इस वक्त पाकिस्तान को दिया गया है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से अभी पहलगाम अटैक को लेकर के जिस तरह से उनका भाषण आ रहा है, जो पहले उसका कट्टर विरोधी हुआ करता था वो भी तारीफ़ कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आखिर ओवैसी का ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, कैसे अब वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, क्या इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण है क्या? तो नहीं, राष्ट्रवाद की बात तो उन्होंने शुरू से ही की है, लेकिन देखने वालों के चश्मे में फ़र्क होगी, आंखों में फ़र्क होगी भाई। मेरे ख्याल से आप जहाँ देश की बात आए वहाँ तो ओवैसी साहब हर वक्त खड़े हैं, और देश के अंदर जहाँ कोई बात आए उस वक्त संविधान को हाथ में लेकर के सबसे बड़ी बात कोई कहते हैं तो ओवैसी साहब कहते हैं। तो आप ये बात कहिए कि वो सच के पटलदार हैं, यानी सच्चाई पे बात करते हैं। वो कहीं ना कहीं एक लोगों की एक डिजीज बैठ जाता है दिमाग में कि नहीं ओवैसी साहब इस तरह की बात करते हैं। ओवैसी साहब गैर संवैधानिक बात कभी नहीं किए हैं। और दूसरी बात, जब से पहलगाम अटैक ही नहीं, उड़ी अटैक में भी, ठीक है, बालाकोट में भी कोई भी मामला हो जाए, ठीक है, सबसे पहले अगर कोई मुखर कोई बोलते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। फिर भी इससे पहले ओवैसी के खिलाफ बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते थे, यहाँ तक कि उस पर हमला भी हुआ। तो क्या कारण है कि ओवैसी को इतना कट्टर दुश्मन मान रहे हैं कुछ लोग? देखिए, इंसाफ की बात करने वालों को ही तिरछी नज़र से देखा जाता है ना। आप इंसाफ की बात करिए, आप गरीबों की बात करिए, आप मजलूमों की बात करिए, आप जो है जो सामाजिक कार्य से जिनको दूर रखा गया है उनकी बात करिए, जिनको सरकार के द्वारा लाभ नहीं मिल पा रहा है आप उनकी बात करिए, तो कहीं ना कहीं वो आँख में चुभने लगती है। वो सिर्फ हर एक राज्य की बात है और हर एक हिंदुस्तानी की बात है। आप सच की बात करिएगा तो आपके पीछे लोग लगेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये जो अटैक मतलब कि हिंदुस्तान के तरफ से पाकिस्तान पर अटैक किया गया है, क्या लगता है कि बीजेपी अब इसको लेकर के राजनीति करेगी, इसके प्रति वोट मांगेगी? मेरे ख्याल से केंद्र सरकार को राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। देश की सेना सबकी सेना होती है, वो हर एक नागरिक की सेना होती है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि पुलवामा में जब हमला हुआ था तो उस समय मोदी जी ने भाषण में, अपने चुनावी भाषण में कहा कि क्या पुलवामा शहीदों के नाम पर बीजेपी को वोट मिल सकती है क्या? तो इस तरह से क्या समझा जाए कि आज जो ये मतलब हमला किया गया, अटैक किया गया पाकिस्तान पर, अब इसके नाम पर भी वोट मांगेंगे? कोशिश तो करेंगे ना। भाजपा कहीं ना कहीं एक हमेशा हर एक चीज़ का तुष्टिकरण करने में आगे है। और भाजपा को सिर्फ यही नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, इस वक्त जहाँ देश की बात आए, देश की आन और बान और शान की बात आए, उस वक्त आपको राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। और देश की सेना हर एक भारतीय नागरिक की सेना है ना। हर एक भारतीय नागरिक की सेना है। और मैं समझ पा रहा हूँ जिस वक्त पक्ष और विपक्ष और सारे दल के लोग अगर ये एकजुट होकर के पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही हो, तो उस वक्त कोई जो शासित सरकार है उसको नहीं सोचना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं नहीं तो राजनीतिक तुष्टिकरण होगा। बिल्कुल सही बात। अच्छा, हम अपना किशनगंज के बारे में बात करना चाहेंगे। 2 दिन पहले प्रशांत किशोर जी आए हुए थे, आप ही के क्षेत्र विधानसभा ठाकुरगंज विधानसभा के पौवाखली में ही आए हुए थे, और आप भी इसी क्षेत्र के रहने वाले, पौवाखली के में रहने वाले। क्या कारण है कि प्रशांत किशोर जी आप ही के क्षेत्र को चुना? देखिए, उन्हें मालूम है प्रशांत किशोर जी को। और सबसे बड़ी बात फिरदौस भाई, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आवाम को और जितने भी दल के लोग हैं, अगर उन तक मेरी बात जाएगी तो सुन लें। प्रशांत किशोर ने हर हर मोदी और घर घर मोदी का नारा दिया था। आज घर घर में प्रशांत किशोर जी मोदी को स्थापित किए 2014 में। ये वही प्रशांत किशोर है। अब सीमांचल के लोगों को गुमराह करने के लिए आए हैं। मैं समझ पा रहा हूँ प्रशांत किशोर जी, आपको उतनी ही नैतिकता आपकी है, तो आप अगर बीजेपी को कमज़ोर करना चाहते हैं तो श्याम को लेके, किशोर को लेके, अमित को लेके कमज़ोर कीजिए ना। बीजेपी को फिर अब्दुल को लेके, वारिस को लेके, है ना, और हमको लेके क्यों कमज़ोर कर रहे हैं? अब्दुल तो कभी बीजेपी को वोट दिया ही नहीं था, वारिस तो कभी बीजेपी को वोट दिया ही नहीं था। आप सेकुलर जमात की बात कर रहे हैं, तो उन सेकुलर वोटों को क्यों डिवाइड कर रहे हैं आप मुझे बताइए। इस इलाके में, इस सीमांचल के इलाके में कभी बीजेपी को पनपने दिया है क्या यहाँ के आवाम? आप कह रहे हैं हम बीजेपी को कमज़ोर कर रहे हैं। आप 2014 से मोदी का बाजू को इतना मजबूत कर दिए, उसका जो है परिणाम पूरे देश को आज तक झेलना पड़ रहा है। आप सोच रहे हैं
कि नहीं हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपकी कितनी सारी प्लानिंग जो है बीजेपी के साथ चलने का देख रहे हैं लोग। आज इस वक्त महीनों यहाँ के नौजवानों को मैंने देखा कि यहाँ के गलियों में, यहाँ के रास्तों पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नौजवान, जामिया का नौजवान, तमाम नौजवान को हैक करके आप सैलरी बेसिस पे काम करवा रहे हैं सालों साल से। कहाँ से आते इतने सारे पैसे आपके पास, है ना? इतने इकोनॉमी हालात पे आपको वो कह रहे हैं कि हम मेहनत की कमाई है मेरी, जो हमने चुनाव जितवाया जिन लोगों को, जिन पार्टियों को, उस पार्टी से मेरी कमाई है और हम ये खर्च कर रहे हैं। कहीं नहीं, ये कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं शुरू दिन से ही। इन पे जाइए, इन पे कभी स्टडी कीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये शुरू दिन से ही भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। आधा भाजपा का काम तो बिहार में नीतीश कुमार कर दिए थे। अब जहाँ बचा खुचा था उस जगह में पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर ने ठेका ले चुका है बीजेपी से। ये कहीं ना कहीं बिल्कुल तो फंडिंग इसका मतलब कि कहाँ से? बिल्कुल बीजेपी कर रही है। बीजेपी कर रही है। बीजेपी के आला अहदेदार लोग इनको फंडिंग कर रही है और उसी के इशारे पर ये पूरे सीमांचल में आके काम कर रहा है ना? और सेकुलर जमात से सेकुलर लोगों को तोड़ करके अपने पाले में कर रहे हैं। आप बीजेपी को कमज़ोर कर रहे हैं तो आप उन लोगों को क्यों तोड़ रहे हैं? अरे बीजेपी को कमज़ोर करना है तो आप, यहाँ सवाल है कि यहाँ तो बीजेपी के लोगों को भी वोट नहीं दिया, यहाँ तो बीजेपी पनपा ही नहीं कभी, है ना? तो ये समझने की बात है। ये भीड़ है और इस जान जाएंगे लोग यहाँ के। प्रशांत किशोर जी जब यहाँ पर पोवाखाली में भाषण दे रहे थे तो बार बार ओवैसी का नाम ले रहे थे और कह रहा था कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, जबकि हम सबको लेकर के बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं। ओवैसी हिंदुओं की बात नहीं करती। देखिए, यकीनन मैंने उनका एक भाषण सुना था कल कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि ओवैसी जी का रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। बिल्कुल ओवैसी जी का रास्ता अलग है और कभी वो आपका रास्ता नहीं हो सकता है। ओवैसी जी का रास्ता है यहाँ के दलितों को लेके चलना, यहाँ के पसमानदा जो लोग हैं माजी के दिनों में उनको इंसाफ दिलाना। ओवैसी जी का रास्ता है कि अभी हाल ही में जो वक्फ कानून बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, है ना, इस खिलाफ में हिंदुस्तान में हज़ारों प्रोटेस्ट करना, है ना, हज़ारों लोगों को जाके बोलना, वो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप दो धार में पाँव रखे हैं, है ना? स्नैक्स के भी मुंह में आप जाते हैं और मेंढक के भी मुंह में आप जो है काम करते हैं। आप दोनों धार में पाँव रखते हैं क्योंकि आपको वो काम करते हैं कि भाई आपको कहीं ना ये ना लगे कि हम मुसलमानों के हित में काम करेंगे या मुसलमानों के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे तो हमारा हिंदू वोट ना नाराज़ हो जाए। लेकिन सच तो ये है कि आपको जो लोग हिंदुस्तान में मजबूर हैं उनके साथ देना पड़े। आप जिस चश्मा लगा करके काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हम सबको लेके चलना चाहते हैं, कहते नहीं। कितने वक्फ के प्रोटेस्ट में हम शामिल हुए प्रशांत किशोर जी, मुझे बताइए। इस वक्त एक काला कानून भारतीय मुसलमानों पे सर के मंडरा रहा है। आप मुझे ये कहिए कि आगे बढ़ के कहाँ आप शामिल हो गए कि नहीं ये गलत। आपने कितने प्रोटेस्ट किए अपने जन स्वराज के द्वारा? कल भाषण में भी एक भी बार वक्फ को लेकर के बात नहीं बोलेगा ना भाई। उनको चिंता है अपनी ज़मीन ना खिसक जाए मेरी। अभी हाल ही के दिनों में आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर जी अभी बालिग हुए क्या राजनीति में? 2014 से नहीं, 2005 से हम जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी बालिग है राजनीति में। और गुजरात के सारा चुनाव स्ट्रेटजी का काम कर रहे थे मोदी जी के। 2 बार के सीएम बनाने तक मोदी जी को प्रशांत किशोर का ही चुनाव स्ट्रेटजी में काम करना पड़ा, जाके वो सीएम बने। आज 2014 में जब प्रधानमंत्री बने तो चुनाव स्ट्रेटजी बनाने वाले आपका प्रशांत किशोर ही थे। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले, हर हर मोदी घर हर मोदी का नारा देने वाले कौन थे? प्रशांत किशोर जी थे ना। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। बचा खुचा काम ये करेंगे प्रशांत किशोर जी करेंगे अब आने वाले दिनों में। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हम पहले काम कर रहे थे उसके बदले में पैसे ले रहे थे, लेकिन अब हम उसके लिए काम नहीं करेंगे, अब बिहार की जनता के लिए काम करेंगे, इसलिए बिहार की जनता जन स्वराज को सपोर्ट करेंगे। अब आने वाले दिनों में ये भली भांति समझ जाएंगे बिहार की जनता किनको सपोर्ट कर रहे हैं। और बिहार की जनता बहुत तेज जनता है। ठाकुरगंज में क्या लगता है कि ठाकुरगंज हो या फिर किशनगंज सीमांचल हो, प्रशांत किशोर एमआईएम को कितना इफेक्ट मतलब कि दिलाएगा, कितना उसको कमज़ोर कर सकता है? कुछ भी नहीं। आप ये बात देखिए, एक मजबूर इंसान का नाम इन लोगों का ज़ुबान पे नहीं आएगा, ठीक है? एक परिपक्व मजबूत आदमी का ही नाम इन लोगों का ज़ुबान पे आएगा। परसों इन लोगों का जो सभा हुआ पोवाखाली में, सभा होने के बाद सभा से पहले प्रशांत किशोर से लेके जितने भी नीचे के कार्यकर्ता था उन लोगों का किसी के ज़ुबान पे भाजपा का नाम नहीं रहा, है ना? इन लोगों का हैदराबाद और ओवैसी जी, है ना, इन लोगों का नाम यही रहा, है ना? हैदराबाद का नाम लिया, ओवैसी जी का नाम लिया। आप समझ सकते हैं कि ये लोग जो है हताश है। ये ओवैसी साहब का और एमआईएम का जो है दिन ब दिन बढ़ते पॉपुलेशन के बीच इनकी जो है नारा का
जो है ये लोग हताश है कि कहीं ना कहीं भाई यहाँ अगर हमको कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई में तो वो है नहीं, लेकिन अब मजबूरन क्या करेंगे, वो लोग हैदराबाद का नाम ओबीसी जे का नाम ले रहे हैं। और ठाकुरगंज में आप ये कहा कि ठाकुरगंज में इनकी क्या स्थिति होगी, ठाकुरगंज में ही नहीं, इनका असर पूरे बिहार में नहीं पड़ने वाला है, पूरे बिहार में नहीं, पूरे बिहार में नहीं। और सर वो सरकार बनाने का दावा कर रहा है। अरे छोड़िए ना भाई, अभी वो कहता नहीं कि स्टेक इज मै का कोई टल, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो कहानी है अभी इन लोगों का। अभी इनका असर पूरे बिहार में नहीं पड़ने वाली है। और हम इतना जानते हैं कि एमआईएम का असर कितना तक पड़ेगा बिहार में? एमआईएम का असर आपने देखा नहीं पिछले दिनों पड़ा, कितना असर पड़ा। आप ये भी जानते हैं कि नहीं ना, असर तो पड़ा, फिर बाद में बेअसर हो गया। नहीं ठीक है भाई, एक बड़े दल के लोग एमआईएम के विधायकों को खरीद फरोख्त किया है ना, तो कितना असर पड़ा जो उनको खरीदना पड़ा है ना। आप जानते हैं कि एक नीतीश कुमार का ही कहना था वो तेजस्वी यादव को कि आप जो है 4 विधायक को तोड़ के सबसे बड़ा दल बन जाइए, तभी आप राज्यसभा में अपनी जो है ये रख पाएंगे कि मैं सबसे बड़ा दल हूँ। राज्यसभा आपको जो है आपको ये कहेंगे है ना, क्या कहते हैं आपका ये राज्यपाल जो है, राज्यपाल के सामने उन्होंने सबसे बड़ा दल होने का सबूत पेश किया, ये 4 विधायक को तोड़ के, तब ना जाके सरकार बना। 17 महीने जो सरकार रही, यदि वो 4 विधायक को नहीं तोड़ते तो उनकी सरकार बनती नहीं। भाजपा से अलग होकर काम किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं तो कमज़ोर आप लोग भी हैं ना, कैसे चले गए फिर आप लोगों से? हम लोग कमज़ोर कहाँ हैं भाई? और कमज़ोर नहीं होते तो आप लोगों से कैसे लेकर चले आता? बहुत सारे विधायक शामिल हुए हैं पिछले दिनों, हर एक पार्टी के हर एक दल के विधायक इधर से उधर जाते हैं। ये कहीं ना कहीं एमआईएम एक पहली ऐसी पार्टी नहीं है, लेकिन कहावत है कि भाई अब वही सबकी ज़ुबान पे ये नाम है एमआईएम। शुक्रिया, ये भी ठीक। ठाकुरगंज में कौन विधायक बनेगा एमआईएम से? किसको उम्मीदवार बनाएंगे एमआईएम से, क्योंकि यहाँ भी कई सारे दावेदार हैं? इस विषय में पार्टी आला कमान तय कर रहे हैं और हाल ही कुछ दिनों में तय कर लिया जाएगा। ठाकुरगंज में पिछले दिनों से जो लोग मेहनत करते आ रहे हैं और पार्टी उन पर नज़र जमाए बैठे हुए हैं। पार्टी फैसला जो भी करेगी पार्टी के हित के लिए करेगी और बिहार के हित के लिए, ठाकुरगंज के हित के लिए करेगी इंशाल्लाह। अच्छा राहिल जी, ये बताइए कि वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, लोग इसको रिजेक्ट करने की मांग कर रहे थे, लेकिन एक बैग देख रहे कि ठंडा हो गया सब। क्या लगता है कि भूल गए हैं क्या सब? एमआईएम के लोग भी काफ़ी मुखर होकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, एमआईएम भी अब भूल गए, आप भी उसमें शामिल थे। हम आज भी तो उठा रहे हैं वक्फ का मामला। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले बहादुरगंज में जो हमारा एक जनता के साथ बड़ी संवाद रहा, वो किस पे रहा? वो वक्फ पे ना रहा। उसके बाद हम लोग वहाँ से चंपारण की धरती पर गए, वहाँ भी वक्फ के मामले में रहा। असर वाला मतलब कि विरोध प्रदर्शन नहीं? असर तो पड़ेगा ना सर। विरोध का असर आपको क्या दिखेगा? विरोध का असर तो आप धीरे धीरे ना आपको लगेगा। सवाल यह है कि अभी पहलगाम अटैक के बाद कुछ धीमा पड़ा। ये कहीं ना कहीं मामला था कि भाई देश पे इतनी बड़ी हमला हुआ, 26 नागरिकों की जान गई। ये कहीं ना कहीं एक हर एक भारतीय के आत्मा पर हमला था। तो जाहिर सी बात है थोड़े लोग सहमे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है हमेशा प्रोटेस्ट रहा है, प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक कानून वापस न ले, और ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को। क्या लगता है ये लंबा समय से प्रोटेस्ट चल पाएगा? लंबा समय बिल्कुल चलेगा। जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद है ना, और सारी तंजीमें, जितने भी हिंदुस्तान के तंजीमें हैं, सारी तंजीमें एक साथ हैं, सारे दल के लोग एक साथ हैं, विपक्ष के लोग एक साथ हैं, एनडीए को छोड़ के जितने भी तमाम विपक्ष के लोग हैं सब एक साथ हैं। तो जाहिर सी बात है इसका असर, बहुत बड़ा असर पड़ेगा आने वाले दिनों में। मुझे पूरा उम्मीद है और विश्वास है इस बात पे कि गवर्नमेंट को ये कानून वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो देश जो है देश के अंदर जो है एक अलग आग जलने लगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मुसलमानों पे थोपा हुआ कानून है और एक समुदाय पे थोपा हुआ कानून है, जो इस वक्त सारे दल के लोग लड़ रहे हैं, तमाम तंजीम के लोग लड़ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल पाएगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के मामले पर सबको उम्मीद थी कि नहीं बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला सुनाएगा, लेकिन फैसला उल्टा हुआ। तो इस मामले पर क्या उम्मीद है? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बात का जो सामना करना पड़ रहा है अभी हम लोगों को, कहीं ना कहीं मामला हम लोगों की तरफ पॉजिटिव रहेगा। और ये सारी तौर पर जो है सरकारी वकील से पूछा गया था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कि एक मंदिर में जब आप मुसलमान को नहीं रख सकते हैं तो मस्जिद के मामले में आप हिंदू को कैसे रखेंगे? ये मामला आर पार का मामला है और तफसील से बात हो भी रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जितने भी याचिका दायर है सबसे बात हो पा रही है और सब बात भी कर रहे हैं। सारी चीज़ें मीडिया में आ भी रहा है उस वक्त से कि किस तरह से ये पॉजिटिव होते जा रहा है दिन ब दिन हमारे वक्फ का मामला। और मैं समझ सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट है, सर्वमान्य है,
है ना, और सर्वोपरि रहा है हमेशा। उम्मीद तो रखना चाहिए। उम्मीद तो रखना चाहिए, और ये कहना कि हम लोगों की जीत होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया राहिल अख्तर साहब, AMIM में जिला सचिव हैं राहिल अख्तर साहब, और हम पवाखली आए हुए हैं फिर से विभिन्न मुद्दों पर बात की, ये भी आपने सुना। क्या आपका इसका क्या प्रतिक्रिया है, आप नीचे अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को भी इनकी बातों को इनके विचारों को लोगों तक जरूर आप पहुँचाएं। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।